बच्चों, मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। मैं रेणु कुमारी। आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय हिंदी ऐच्छिक मॉडल प्रश्न जो एक दिया गया है, मॉडल प्रश्न जैक के द्वारा जारी किया गया है ऑब्जेक्टिव का, उस सारे प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जो सामान्य निर्देश दिए जाते हैं उस सामान्य निर्देश को हमको पढ़ना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि हम सामान्य निर्देश को नहीं पढ़ते हैं और तुरंत हम क्वेश्चन आंसर में लग जाते हैं तो ये हमारा छूट जाता है, जबकि जो ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो सामान्य निर्देश है, अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इसी से पढ़कर ही हम आगे का क्वेश्चन आंसर को समझ पाएंगे कि सब करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अथवा में करके दिया जाता है और में करके दिया जाता है, दोनों में से एक करना होता है, लेकिन हम इसे पढ़ते नहीं हैं और जाके हम क्या करते हैं, गलती से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, जो कि हमारे लिए समय की बर्बादी है। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है। कुल 40 प्रश्न हैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव में, और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि कोई भी अथवा करके नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का विधान यहाँ पर जैक के द्वारा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा तो खंड क, यानी कि खंड क, खंड ख और खंड ग 3 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग खंड क में अपठित बोध, यानी जो हमारे लिए एकदम नया है, जो हम पढ़े नहीं है, वो गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और 1 से 4 तक के प्रश्न का उत्तर देना है। तो हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी करती है, हमारी मनीषा को प्रबुद्ध बनाती है तथा भावनाओं को चेतन करती है। किंतु कला, शिल्प, प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा नामात्र की होने के फलस्वरूप इस देश के स्नातकों के लिए जीविकोपार्जन टेढ़ी खीर बन जाता है और बृहस्पति बना युवक नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में ही अपना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर देता है। जीवन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षा के क्रमिक सोपानों पर विचार किया जाए तो भारतीय विद्यार्थियों को सर्वप्रथम इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए जो आवश्यक है, दूसरी जो उपयोगी है और तीसरी जो हमारे जीवन को परिष्कृत एवं अलंकृत करती है। तो ये तो रहा गद्यांश। अब इससे ही आपको 4 प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर देखिएगा, पहला ही आपका लाइन में दिया हुआ है वर्तमान शिक्षा पद्धति। तो यहाँ पर विशेषता पूछा गया है कि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है विशेषता क्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे दृष्टिकोण को भी विकसित कर रही है, हमारे मनुष्य को भी प्रबुद्ध बनाती है और भावनाओं को भी चेतन करती है, यानी कि तीनों करती है। तो यहाँ पर देखिए, दृष्टिकोण को विकसित कर रही है, बुद्धि को तेज करने वाली है, व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर रहा है। तो आज का पढ़ा लिखा युवक जो है वो नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में ही अपना सारा जीवन को बर्बाद कर दे रहा है। तो यानी कि नौकरी खोजने में क्वेश्चन 2 का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है। अब यहाँ पर 3 सोपान आप लोगों को मैंने पढ़कर बताया था। तो 3 सोपानों में पहला है, यहाँ पे आप देखिएगा, पहला जो आवश्यक है, क्या आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है। दूसरी जो उपयोगी हो और तीसरी जो हमारे जीवन को परिष्कृत एवं अलंकृत करते हैं, यानी कि 3 दिया हुआ है यहाँ पर शिक्षा का उपयोगी। लेकिन यहाँ पर सोपान 3 दिया हुआ है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम सोपान है, तो आपका प्रथम सोपान होगा शिक्षा जो आवश्यक है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा जो आवश्यक हो, ये आपका दूसरा नंबर होगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि जो टेढ़ी खीर है, यहाँ पर रॉन्ग मिसप्रिंट हुआ है, रेढ़ी लिखा हुआ है, लेकिन होगा टेढ़ी। तो टेढ़ी खीर बन जाना, इसका क्या अर्थ है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहाँ दिया हुआ है, काम कठिन हो जाना, खीर गीला हो जाना, अमीर ना बन पाना, खीर ना बन पाना, और चौथा है काम सरल हो जाना। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कि काम कठिन हो जाना, ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है, 5 से 8 तक का। यहाँ पे कविता दिया हुआ है। अब यहाँ पर यही आप लोगों की इसीलिए बोला जाता है कि आप उसको क्या करिए, पढ़िए, निर्देश में, सामान्य निर्देश में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश दोनों दिया हुआ है, तो दोनों में से एक नहीं करना है, बल्कि दोनों को ही करना है। हम लोगों ने सामान्य निर्देश में पढ़ा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो अथवा में नहीं है, यानी कि जितना भी क्वेश्चन सबको बनाना है। तो यहाँ पर कविता दिया गया है, वो भी अपठित है। इस पद्यांश को पढ़ना है और इससे पूछा गया जो प्रश्न है, प्रश्न 5 से लेकर 8 तक, इसको आपको क्या करना है, बनाना है। कविता हम लोग पढ़ते हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ पर कैकेयी के बारे में है, रामचरितमानस से जुड़ा हुआ ये कविता है, क्योंकि इसमें भरत की माँ को अभागिन कहा गया है और ये भी कहा गया है कि वो धन्य है वो माँ जो भरत जैसा भाई को जन्म दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न है, रघुकुल की अभागिन रानी कौन है? तो रघुकुल की अभागिन रानी जो थी वो कैकेयी थी, क्योंकि कैकेयी ने ही राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया और उसी वनवास के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई। भरत जो है अपनी माँ को नीच कहा और अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया। तो इस कारण से उस रघुकुल जो अयोध्या था, रघुकुल था, उसमें अभागिन रानी थी कैकेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। छठा नंबर का क्वेश्चन है, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में किसे महास्वार्थ कहा गया? महास्वार्थ भी कैकेयी को कहा गया है, क्योंकि कैकेयी महास्वार्थ के कारण, यानी कि भरत को राजा बनाने के स्वार्थ में ही श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे क्वेश्चन है, प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यहाँ पर प्रभु शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो प्रभु शब्द प्रयोग हुआ है राम के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ चारों में से भाववाचक संज्ञा का आपको चुनाव करना है कि कौन सा है। तो हमको पता है या हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम छूते हैं, जिसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वही होता है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर रघुकुल है, ये इसको हम फील नहीं कर सकते हैं, कहानी को फील नहीं कर सकते हैं। कठोर, अब कोई वस्तु कठोर है या नर्म है, कोमल है, उसको छूते हैं, उसको छूने के बाद हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये कठोर है कि मुलायम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा आपका भाववाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन है खंड ख। खंड ख में रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला छापा खाना कब खुला था? तो भारत में पहला छापा कब खुला था? 1555 में, 1556 में, 1557 में या 1558 ईस्वी में? तो इसका उत्तर होगा 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में गोवा में
पहला छापा खाना खुला था भारत में? अगर विश्व में कहा जाए कि विश्व में पहला छापा खाना कहाँ खुला था, तो हो जाएगा चीन। लेकिन यहाँ पर भारत की बात कही गई है कि भारत में पहला छापा खाना कब खुला था, तो भारत में पहला छापा खाना गोवा में खुला था और 1556 ईस्वी में खुला था। नेक्स्ट है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जो जनसंचार का माध्यम है, जनसंचार मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान करना, तो यहाँ आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम जो है वो प्रिंट माध्यम है, सबसे पुराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन से हुई। मैं यहाँ पर बता चुकी इस क्वेश्चन में कि छापा खाना यानी कि मुद्रण सबसे पहले चीन में शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी संचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है? कि अगर मान लीजिए अभी कोई घटना घट रही है और उस घटना को तुरंत किस माध्यम से हम नहीं दे सकते, यानी कि वो समय लगाएगा। मान लीजिए अभी कोई घटना घटती है, उस घटना को हम इंटरनेट में डालते हैं तो वो सेकेंडों में वायरल हो जाता है, यानी कि उसको तुरंत हम देख पाते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा माध्यम है जनसंचार का जिसमें हम तुरंत घटी घटनाओं को नहीं दिखा पाते हैं? तो वो है समाचार पत्र। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र में 24 घंटा के अंदर जो घटना घटती है उसको अगले दिन प्रेषित किया जाता है, उसको संपादक जो है दूसरा दिन संपादित करता है, तो इसलिए होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, समाचार शैली क्या कहलाती है? तो समाचार शैली जो है वो क्या कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इसलिए उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली है क्या? उल्टा पिरामिड शैली जो है उसमें हम कभी भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में हम क्या देख करते हैं कि कहानी पढ़ते पढ़ते हम लास्ट आते हैं तब हमको कहानी समझ में आता है। लेकिन समाचार पत्र में क्या होता है कि मोटे मोटे अक्षरों से हेडिंग लिखा हुआ रहता है और उस हेडिंग को ही हम पढ़ करके समझ जाते हैं कि घटना क्या है, यहाँ जो छपा है किस विषय में छपा है, यानी कि क्लाइमैक्स जो होता है वो पहला ही अक्षर से हमको पता चल जाता है, फिर बाद में उसका डिटेल होता है। तो उसी को कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि क्लाइमैक्स पहले आ जाता है और उसका विस्तार बाद में आता है, तो वो होता है उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अब जो समाचार पढ़ रहा है या किताब पढ़ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? तो जो पढ़ता है उसको हम वाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि श्रोता सुनने वाले को कहते हैं, दृष्टा देखने वालों को कहते हैं और प्रतिवेदक एक रिपोर्टर होता है। ठीक है, आगे है फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है। अब यहाँ पर फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है, या पहले जानेंगे हम लोग कि फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो घर बैठे कोई कहानी लिखा, कोई निबंध लिखा या कोई भी रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट को या उस कहानी को छपवाने के लिए किसी भी समाचार पत्र के पास जाता है और उसको देता है और उसके बदले उसको पैसा मिलता है, मतलब वो उसके बदले वो पैसा लेता है। जो भी कहानी हुआ या कोई भी रिपोर्ट हुआ या कोई भी चीज़ लिखा हो और उससे लिख करके वो किसी भी समाचार पत्र के पास जाता है, संपादक के पास जाता है और उसको दे देता है, उसके बदले में वो पैसा लेता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। ये घर बैठे करता है, किसी में ये बंधा नहीं होता है, किसी के अंदर ये काम नहीं करता है। मान लीजिए आज इस समाचार पत्र को दिया तो कल दूसरा को भी दे सकता है, किसी के अंडर ये काम नहीं करता है, ये स्वतंत्र होता है, किसी को भी दे सकता है और उसके बदले इसको पैसा मिलता है। तो घर बैठे कुछ भी लिख करके छपवा दिया, उसके बदले पैसा ले लिया, किसी को भी दे दिया, तो वो होता है फ्रीलांसर पत्रकार। अब यहाँ पूछा है कि फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य क्या है। यहाँ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है किसी एक समाचार पत्र के लिए नियमित लिखना। जब मैंने जैसे कि बताया भी, ये किसी एक समाचार पत्र के लिए नियमित नहीं लिखता है, ये गलत है। दूसरा है भुगतान के आधार पर
अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना, ये भी गलत है, भुगतान के लिए ये नहीं लिखता है। किसी समाचार पत्र के लिए निश्चित मानदेय पर काम करना, यानी कि किसी भी समाचार पत्र के लिए किस सिर्फ काम करता है, किस लिए? अपने मानदेय के लिए, यानी कि अपने वेतन के लिए, ठीक है। तो पैसा लेकर वो उसको लिखने के लिए देता है, छापने के लिए देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पहली शर्त क्या है? अब कविता की पहली शर्त क्या होती है? शब्दों से मेलजोल, या ज्ञान विज्ञान, या ध्वनियों से खेल, या फिर स्मृति चित्र। यहाँ पर कविता का जो पहली शर्त होती है वो होता है आपका शब्दों से मेलजोल। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त होनी चाहिए, शब्दों से मेलजोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्वों को भी अपने अंदर समेटे हुए है? कौन सी ऐसी विधा है साहित्य की? गद्य है, पद्य है, और गद्य है तो उसके अंदर कौन सा विधा है? कहानी है, कविता है, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, कविता है, नाटक है, कहानी है, डायरी है। अब इनमें से देखिए कौन सी ऐसी विधा है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं? तो आपको अच्छे से पता है कि नाटक ही एक ऐसी विधा है जिसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, यानी कि विधा क्या होगी? नाटक। अगला क्वेश्चन है, कहानी का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? कहानी का जो केंद्र बिंदु होता है उस केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो उस केंद्र बिंदु को हम कहते हैं कथानक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग खंड ग में। खंड ग आपके पाठ्य पुस्तक से है। इसमें पूछा गया है प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके किताब से ही, आपके सिलेबस से ही कविता दिया गया है पद्य खंड से। आपको इस कविता को पढ़ना है और इससे जो पूछा गया प्रश्न है 19 से 22 तक, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब इससे पूछा है प्रश्न आपका 19 नंबर में, प्रस्तुत काव्यांश के कवि हैं। अब आपको बताना है कि इस कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पर देखिए, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, यहाँ पर कवि निराला जो है वो सरोज स्मृति पाठ से लिया गया है। किस पाठ से है? सरोज स्मृति पाठ से लिया गया है, जिसके कवि निराला हैं। तो यहाँ पर कवि का ही नाम पूछा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है प्रस्तुत कवि ने किसे अपना संबल कहा है? संबल किसको कहा है वो? तो मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी कि ये जो कविता यहाँ पर है, कवि निराला अपनी बेटी सरोज की जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसी को याद में ये कविता लिखते हैं, सरोज स्मृति। तो यहाँ पर ये संबल जो है वो कहा गया है अपनी बेटी स्मृति को, अपनी बेटी सरोज को उन्होंने संबल कहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कवि का जीवन कैसा रहा है? अब कवि निराला का जो जीवन है वो जीवन कैसा रहा है, ये आपको यहाँ पूछा गया है। आनंदपूर्ण था, दुखपूर्ण था, या सफलतापूर्ण है, या भाग्यपूर्ण है? कैसा उसका जीवन है? तो हम लोग देखते हैं कि भाग्यपूर्ण तो उनका जीवन नहीं, मतलब भाग्यहीन थे वो, भाग्यपूर्ण नहीं थे, भाग्यहीन थे। सफलतापूर्वक तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि निराला के जीवन जो है वो कष्टों से और संघर्षों से ही भरा पड़ा था, दुखों से भरा पड़ा था। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दुखपूर्ण, यानी कि उनका जीवन कैसा रहा? दुखपूर्ण रहा। अगला क्वेश्चन है, विकल शब्द का अर्थ है। अब विकल शब्द का क्या अर्थ है? तो विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा
ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? यानी कि जब देवसेना ठुकरा देती है स्कंदगुप्त को, तो स्कंदगुप्त कौन सा प्रण लेता है, कौन सी प्रतिज्ञा लेता है, उस प्रतिज्ञा को यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा जो है, विजया से विवाह करने का प्रतिज्ञा लेता है, आजीवन अविवाहित रहने का, गृह त्याग करने का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आजीवन अविवाहित रहने का, क्योंकि देवसेना ने उसको ठुकरा दिया तो वो आजीवन अविवाहित रहूंगा ऐसा वो प्रण लेता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? अब सत्य जो कविता है, इस कविता में कवि ने सत्य की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए या उसकी महत्ता को दर्शाने के लिए कौन सा पात्र किसे माध्यम बनाया है ना? तो यहाँ होगा रामायण के पात्रों को, पंचतंत्र की कथाओं को, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को, या बेताल पचीसी के पात्रों को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को, क्योंकि सत्य कविता में सत्य की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए लेखक जो है विष्णु खरे ने विदुर और न्यायप्रिय जो नीतिपूर्ण थे गुणी व्यक्ति विदुर और युधिष्ठिर, इन दो पात्रों को लेकर उन्होंने सत्य की महत्ता को प्रतिपादित करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? जो तुलसीदास हैं, तो तुलसीदास की एकमात्र रचना जो बहुत चर्चित है, सुप्रसिद्ध है, उनकी ख्याति का आधार है, वो है रामचरितमानस, जो हर हिंदू के घर पर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पिए सो कहे हूँ संदेशरा ए भौरा एक आग, पंक्ति किस कवि की है? अब आपको बताना है कि ये कविता का ये जो लाइन है, ये लाइन किस कवि का है, किस कवि के कविता में आपको ये लाइन मिला है? पिए सो कहे हूँ संदेशरा ए भौरा, मतलब यहाँ पर नायिका जो है वो अपने प्रेमी को संदेश भेजवाना चाह रही है कौवे और भौरे से। तो इसीलिए यहाँ पर बताइए आप कि इसमें कौन कवि है, इसके लेखक कवि कौन है? तो इसके कवि हैं जायसी, ये 12 मासा कविता से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केशवदास की काव्य भाषा क्या है? केशवदास चूंकि रीतिकाल के कवि हैं। अब मैं बता चुकी हूँ कि रीतिकाल में जितने भी कवि होते हैं वो ब्रज भाषा के ही कवि हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको गद्यांश दिया हुआ है, उसमें 28 से 31 तक का प्रश्न आपको उत्तर देने हैं, और ये जो गद्यांश है ये आपके किताब से ही है, गद्य खंड से दिया गया है, ठीक है। इससे पहले जो था वो काव्य खंड से था, अब जो दिया हुआ है यहाँ पर ये आपका बुक से ही दिया गया है, और ये जो है बताना है पढ़कर कि किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है, ये पूछा गया जो प्रश्न है वो प्रश्न से बताना है, ठीक है। अभी भी संबंध के पिंजरे में भारतीय जीवन विहग बंदी है, मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजरे की तिलियां तोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तिलियां तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहे हैं। अब इसको पढ़ना है, अब आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? कौन से पाठ का है ये गद्य? प्रेमघन की छाया स्मृति है, या सुमिन्नी के मन के है, या फिर यथास्मय रोचते विश्वम है, या फिर कुटज है? तो ये जो गद्यांश दिया हुआ है ये यथास्मय रोचते विश्वम, जैसा रुचता है वैसा ही विश्व है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अब इस पंक्ति के ये जो गद्य दिया हुआ है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रामविलास शर्मा, और ये निबंध है। विधा कौन सी है? निबंध है। यथास्मय रोचते विश्वम निबंध गद्य है, विधा जो है निबंध है, और इसके लेखक है रामविलास शर्मा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन विहंग कहाँ बंदी है? तो भारतीय जीवन जो है विहंग वो कहाँ बंदी है, ठीक है, वो बताना है। और कहाँ बंदी है? लोहे के पिंजरों में बंदी है, विदेशी पिंजरों में बंदी है, या फिर पराधीनता सपनों के पिंजरों में है, या संबंधों के पिंजरों में है? तो इसका उत्तर होगा संबंधों के पिंजरे में बंद है, ठीक है। अगला है, लेखक किसे धिक्कारता है? किसे धिक्कार रहा है? लास्ट लाइन है, उन्हें भी जो तिलियां जो तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो धिक्कारता किसको है? मुक्त गगन में उड़ान भरने वाले को धिक्कार रहा है, या पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को धिक्कार रहा है, या फिर स्वतंत्रता की मांग करने वाले को धिक्कार रहा है, या इनमें से सभी को धिक्कार रहा है? नहीं, इनमें से सभी नहीं होगा, बल्कि पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को वो धिक्कार रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? ये सुमिरनी के प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ से लिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि जब शुक्ल जी के पिता का तबादला हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ था उस समय लेखक की उम्र कितनी थी? तो उस समय लेखक की उम्र 8 वर्ष थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं? तो लघु निबंध 3 है। पहला है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे, और तीसरा है अंधविश्वास पर आधारित जो है वो ढेले चुन लो। ये 3 लघु कथा है। आगे है, मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? ये कौन कहा है? तो ये बड़ी बहुरिया ने कहा है, संवद्या चैप्टर का है। इसके लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो दूसरा देवदास कहानी की नायिका जो है वो पारो है, ठीक है। आंसर होगा पारो। अगला है, कुटज के पौधे की क्या विशेषता है? कुटज के पौधे की क्या विशेषता है ये आपको बताना है। अपराजय जीवन शक्ति, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, ये सभी। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। क्योंकि कुटज पौधा जो होता है ये हिमालय का जो सूखा हुआ जो शिला होता है उसमें से ये उगता है। ये ठिगना सा पौधा होता है। इतना ठंड रहने के बावजूद वो वहाँ जिंदा है, खिल रहा है। यानी ये हम मनुष्यों को ये कहना चाह रहे हैं कि संघर्ष जीवन में, अगर जीवन है तो संघर्ष करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास का क्या निश्चय करता है? जब सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास का जो घर है वो जल जाता है, सुकिया द्वारा जला दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या करता है वो? तो ये निश्चय करता है कि मैं पुनः झोपड़ी बनाने का ये निश्चय करता है। ये घर छोड़कर भागने का या कोई दूसरा काम करने का ये सोचता नहीं है, बल्कि मैं पुनः घर बनाऊंगा, ऐसा वो सोचता है। अगला क्वेश्चन है, स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी, यह पंक्ति किसने कही? इसके लेखक कौन है? यानी कि ये जो लाइन यहाँ पर दिया हुआ है इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो इसके लेखक है संजीव। ये पाठ है आरोहण अंतराल पुस्तक का। अगला क्वेश्चन है, विकास की औद्योगिक सभ्यता को प्रभाष जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? तो विकास की औद्योगिक सभ्यता को प्रभाष जोशी ने उजाड़ की सभ्यता कहा है, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है, विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम है। मतलब विस्कोहर की जो माटी है उसमें जो नायक है उस नायक का नाम क्या है? तो उसका नाम है विश्वनाथ। जो विश्वनाथ त्रिपाठी जो लेखक है उसी का नाम रहता है विश्वनाथ, और यही कथानक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव मॉडल सेट 1 का वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।